गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो लास्ट लेक्चर से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड से आप किस तरह लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल से इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो आपके लिए कोई लेक्चर देखने के बाद ये मुश्किल नहीं होगा कि आप कोई भी सिस्टम को इस लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। लेकिन जो हमने एग्जांपल ली थी वो सिर्फ तीन या चार इक्वेशंस में मुश्तमिल थी जिस पे आप बाय हैंड कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसा एक जनरल एल्गोरिथम डिवाइस करें जिसमें आप एन लीनियर ऑफ इक्वेशन सिस्टम पुट करें, या एन लीनियर इक्वेशन सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आप पुट करें, तो वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो सिर्फ चार या तीन इक्वेशंस के लिए रन नहीं करेगा, बल्कि आप 10 उसमें इक्वेशन ऐड करें या आप उसमें 15 करें या 100 करें, वो उसके लिए रन करेगा। तो उसके लिए हमें डिवाइस करना होगा एल्गोरिथम। तो अब मूव होते हैं उसी अपने बैकग्राउंड को पीछे रखते हुए कि एक एल्गोरिथम डिवाइस करते हैं। तो एल्गो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हम कर क्या रहे थे। फर्स्ट जो हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल लेते हैं साथ इसके 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो हमारा टास्क ये था, जो एलिमिनेशन मेथड जैसे हम अप्लाई कर रहे थे वो ये कर रहा था कि पूरा मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा था। और उसके लिए ये करते थे कि डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बनाते थे। तो पहला काम हमारा ये होता था कि फर्स्ट कॉलम को जीरो बनाएं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को जीरो बनाएं, सिर्फ पहले एलिमेंट को छोड़ के, पहली रो के पहली एलिमेंट को छोड़ के। तो कॉलम का जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है उसको छोड़ के नीचे हम जीरो बनाते थे। So to make first column 0 except first element in first row, subtract a I 1 over a 1 1 times the first equation from ith equation। तो ये हमारा टास्क है जो फर्स्ट स्टेट में मैंने बताया। टास्क हमारा पास क्या है कि हम पहली रो को पहली कॉलम में पहले एलिमेंट को छोड़ के सारे जो जीरो बनाना चाहते हैं, ये हमारा टास्क है। उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो को, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये ऑपरेशन, ये ये ऑपरेशन टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम ith इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऑपरेशन करते हैं सेकेंड रो पे। ith इक्वेशन हमारे पास आई की वैल्यू लेट से इसमें है 2। ठीक है, ith इक्वेशन आई 2 हो गया तो हमारे पास 2 ये रो हो गई। और माइनस करना है हमने, सब्ट्रैक्ट करना है ये कोफिशिएंट। और वो कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, आई की वैल्यू 2 है तो ये 2 1 डिवाइड बाय ए 1 1 है। ए 1 1 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हमारे पास है। लेट से इसको मैं अभी ऐसे ही पुट करता हूँ। तो ये बन जाएगा A21 है, इधर पुट करते हैं A21 डिवाइड बाय A11। ठीक, टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन, टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट रो वैसे कहना चाहिए हमें सब। इक्वेशन अभी वैसे हमने डिवाइस नहीं किया एल्गोरिथम, तो आप रो कहें या फिर इक्वेशन बात एक है। तो फर्स्ट रो ये इक्वेशन, ये मतलब है इस पूरी स्टेटमेंट का। सब्ट्रैक्ट a11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम ith इक्वेशन। तो ith हमारे पास सी है, ये भी आई है, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास आई था वहाँ पे 2 आ गया क्योंकि सेकंड रो की बात करें हम। तो ये R1 A1 बन जाएगा। तो ये हमने असाइन कर देना होता है, अगेन रिप्लेस कर देना होता है रो 2 से ही। तो वैल्यू पुट कर लें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। तो R2 रो 2 हमारे पास है ये पूरी रो। ठीक है, और 1 बाय 1 ये R2 पे पूरी रो पे ऑपरेशन होने का मतलब होता है उसके एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। तो यही ऑपरेशन पहले 4 और 1 को लेके होगा, फिर 5 और 2 को लेके, फिर 6 और 3 को लेके ऑपरेशन होगा। ठीक है, होपफुली आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। मैं सिर्फ इसमें कोफिशिएंट पुट कर रहा हूँ, पूरी वैल्यू 3 की 3 पुट नहीं करे। तो रो 2 फुल माइनस A21 हमारे पास सी है 4 A11 हमारे पास 1 है डिवाइड बाय 1, और ये R1।
ये ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑपरेशन हमें कंफर्म करेगा कि ये जो सेकंड रो में ये फर्स्ट एलिमेंट जीरो बन जाए। ये हमें कंफर्म करेगा कि फर्स्ट एलिमेंट इन सेकंड रो विल बी जीरो। इसी तरह आई की वैल्यू जब होती है 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R3 इज इक्वल टू R3 और माइनस यहाँ पे आइथ अब क्या है हमारे पास 3 है, 3 1 डिवाइड बाय नीचे A11 और ये R1। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास बनेगा ये ऑपरेशन R3 माइनस 7 डिवाइड बाय 1 इंटू R1। तो ये ऑपरेशन हमें श्योर करेगा कि ये जो 7 का प्लेस है इस जगह पे हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास होगा वो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 0 0 5 8 6 और 9। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे देखें जीरो क्रिएट हो गया डायग्नल के नीचे। तो नेक्स्ट आइटेशन में हम यूज़ करेंगे सेकंड रो को डायग्नल से नीचे एलिमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये इस स्टेटमेंट का ये सब्ट्रैक्ट AI1 ओवर A11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम ith इक्वेशन, इस स्टेटमेंट का मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब मैंने यहाँ को शो कर दिया। ऑलवेज गॉड अगेंस्ट डिवाइड बाय जीरो। तो अब ये देखिए आपके पास ये यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आया हुआ है। तो फॉर सपोज हमारे पास अगर फर्स्ट एलिमेंट होता जीरो होता, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास जीरो होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें ये डायगोनल एलिमेंट तो ये जीरो है, तो डिवाइड बाय जीरो हमारे पास एरर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो इस चीज़ को गार्ड करने के लिए लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने जो चीज़ें तीन जरूर आपको स्टेटमेंट दिखाई थी कि आप रोज के पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक रो को दूसरी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक रो को कॉमन फैक्टर लेके आप दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हम रो अगर शिफ्ट कर दें, अगर ये रो शिफ्ट कर दें इसमें, तो ये जो होगी 9 ऊपर आ जाएगा, 9 2 1, और ये बन जाएगा 0 2 3। तो ये डायगोनल एलिमेंट से हट गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले ये डायगोनल एलिमेंट था जीरो, अब ये डायगोनल एलिमेंट से हट गया है। तो इस चीज को हमने इंश्योर करना होगा कि डायगोनल पे कभी भी जीरो ना आए। तो वो एक अच्छा तरीका ये होता है, वन वे टू डू दिस इज बाय प्लेसिंग लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द डायगोनल एट ईच स्टेप। तो ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपके पास डिवाइड बाय जीरो वाला जो केस है वो अपेयर ना हो, उसके लिए जरूर अब हम ये एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि पूरी रो में जो हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हम प्लेस कर देंगे इसके ऊपर, रोज में से जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा हम प्लेस कर देंगे डायगोनल पे, ठीक है, वो रो इंटरचेंज करके। अब ये जो हो सकता है इसको इसको हम कहते हैं पिवटिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिवटिंग। तो इस पिवटिंग को करने के लिए यानी कि डिवाइड बाय जीरो से को अवॉइड करने के लिए दो तरह की आप pivot कर सकते हैं। कंप्लीट पिवटिंग कहते हैं इंटरचेंजेस रोज एंड कॉलम। तो कंप्लीट पिवटिंग में हम रोज भी चेंज करते हैं और कॉलम्स भी चेंज करते हैं, हमारे पास दोनों तरह के फ्रीडम होते हैं कि आप रोज भी चेंज करो, कॉलम भी चेंज कर सकते हो। पार्शियल पिवटिंग कहते हैं हम कि सिर्फ हम रोज इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और रोज इंटरचेंज करके ये चीज ये पिवटिंग गारंटी करती है कि आप सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट हैं उसको नॉन जीरो बना हो कर सकते हैं अगर उस लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम आए उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप गारंटी नहीं कर सकते कि डायगोनल पे सारे नॉन जीरो आ जाएंगे। लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपके पास पार्शियल पिवटिंग मतलब सिर्फ रोज इंटरचेंज से आप डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो बना सकते हैं। तो यही जो स्टेप्स मैंने डिफाइन किए हैं उसको वही प्रीवियस एग्जांपल जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं उसी पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रीवियसली जो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम था उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कुछ इस तरह से था।
तो ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का, एंड सो ऑन, ये और बीज है हमारे पास। तो उस पर अप्लाई करें वही जो मैंने आपको शो किया था। तो इस केस में क्या था हमारे पास, हमने ये अ, ये ith रो यानी कि सेकंड रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट डिवाइड करना है इस पिवट से, इस पिवट से डिवाइड करना है -3/4, और मल्टीप्लाई करना है पूरे इस फैक्टर को इक्वेशन मान से, इक्वेशन मान से मल्टीप्लाई किया R1 के साथ, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया इसी रो के साथ, इसी रो के साथ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये एलिमेंट वाइज जो होगा ऑपरेशन होगा, और एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होने के बाद आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा ये। बिल्कुल। अब फिर हम अगेन फर्स्ट रो को यूज करेंगे, और जो एलिमिनेट करेंगे सेकेंड थर्ड रो में, तो उसमें हमारे पास ये होगा कि डिवाइड इससे होगा, और कि आप 1 को डिवाइड करोगे 4 से, तो ये है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो, द फर्स्ट कॉलम, और डिवाइड बाय 4 पिवट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, और माइनस कर देंगे R3 से, तो ये हमारे पास बन जाएगी R3। तो अगेन आप लीनियर अलजेब्रा कोर्स में देख चुके हो कि ये रो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि R1 R2 के एलिमेंट वाइज कैसे होता है, सिर्फ मैं आपको एक एलिमेंट शो कर देता हूँ। तो एक ऑपरेशन कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि R2 का एलिमेंट फर्स्ट है हमारे पास माइनस, सिर्फ मैं आपको एक एलिमेंट दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद समझ आएंगे। और यहाँ पे प्लेस कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, और R1 का एक एलिमेंट जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर लिया ऊपर है, तो इसके ऊपर जो आपके पास एलिमेंट है वो है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 - 3 = 0, तो ये 0 बन गया एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी ऑपरेशन आप देख सकते हैं जी उजाफा। सर जी, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के और R2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के आपस में प्लस माइनस कर दें, वो जीरो हो जाएगा नीचे वाला। नहीं ऊपर नहीं, वाले हमने फैक्टर ऐसा पे तो कोई नहीं इफेक्ट पड़ता हमने सर। हमने ऐसा नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना। उसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ ये जो है इक्वेशन और सिस्टम सॉल्व नहीं करना, हमने एक और ओके। चीज को भी मेक श्योर करना है, और वो जी ये सर। है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब देखो आपका जो ऑपरेशन है कितने ऑपरेशन कर रहा है, आप कह रहे हैं इससे भी मैं मल्टीप्लाई करूं, इससे भी मैं मल्टीप्लाई करूं, जी सर। 3 टाइम ऑपरेशन बढ़ गए हैं ये 3 एलिमेंट्स के लिए। तो आप कह रहे हो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी मल्टीप्लिकेशन 3 की R1 के साथ होगी। यस सर। तो ये देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ गए, अब इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक रो से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दूसरी रो से नहीं हो रही। ओके सर। तो ये इस चीज का फायदा है। तो हमने ना सिर्फ इक्वेशन ऑफ सिस्टम हमने सॉल्व करना है, बल्कि इस चीज को इंश्योर करना है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी कम रहे। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास रहेंगे ये एलिमेंट, जो ये मैट्रिक्स दिखेगा हमें। तो अब आपने लेनी है, फर्स्ट कॉलम 0 बन गया, फिर आपके पास जो टारगेट होगा जिससे आपने एलिमिनेट करना है डायगोनल के नीचे 0 बनाने हैं, तो आप लोगे सेकेंड रो। ठीक है, तो सेकेंड रो लोगे, इस बार आपके पास सेकेंड रो है, आर ये देखिए ऊपर R1 था, यहाँ पे R1 था, इससे आपने नीचे की जो रो थी R1 से 2 3 उसको एलिमिनेट किया, और फिर आपने अ, यहाँ पे आपने यहाँ पर आपके पास R2 है, R2 से नीचे हमारे पास रोज हैं 3, तो बिल्कुल वही एलिमिनेट करेंगे वैसे। तो इस केस में आप देख लें कि हमारे पास इसके पीवट है, ये पीवट है -2.5, तो ये डिवाइड होगा। पहले हमारे पास पीवट था 4, तो 4 से डिवाइड करे थे, यहाँ पे पीवट हमारे पास है -2.5, -2.5 से डिवाइड करेंगे, और नीचे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है -0.5, तो ये 0.5 आ गया माइनस। तो ये हमारे पास जनरल ऑपरेशन है, जो आपको वाज़े तौर पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को 0 बनाने के लिए हमारे पास रो 1 है, और उसके नीचे जितनी भी रो है, अगर 4 रो होती तो 4 का भी ऑपरेशन आता हमारे पास। तो जितनी भी रो है आखिर तक ये आएंगी। ठीक है, और उसके बाद जब ये फर्स्ट स्वीप होगा, ये फर्स्ट स्वीप हम इसे कहेंगे, तो सेकंड स्वीप में आप सेकंड रो लोगे, और उस सेकंड रो के नीचे जितनी भी रोज आएंगी वो सारी की सारी इस तरह से 0 बनाई जा सकती हैं। तो ये सारे स्वीप होने के बाद यानी कि आप जाएंगे फर्स्ट रो से R n - 1 तक,
आर एन माइनस वन तक जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे ये जीरो बन जाएंगे। वो कुछ हिंट मिल गए होंगे कि किस तरह हम जो है एल्गोरिथम को डिवाइस करें। अच्छा, ये जो हमारे पास आंसर होंगे ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपको हमने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि राउंड ऑफ एरर भी अपेयर होता है। तो उस एरर की वजह से हमारे पास जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एग्जैक्टली 4 है, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन खुद करते हैं बाय हैंड, तो आप देखेंगे अगर वो 4 आ रहा है तो कंप्यूटर में मे बी वो हो सकता है 3.999 एंड सो ऑन, ठीक है, वो राउंड ऑफ एरर की वजह से। तो राउंड ऑफ एरर हमारे पास अपेयर होगा। अच्छा, अब ये देखें एक और चीज, ये हमने कोफिशिएंट यहाँ पे मैंने ना डिसाइड करना है, ये कोफिशिएंट था, ये कोफिशिएंट है, ये जो रो के साथ मल्टीप्लाई और ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट। अगर मैं इन कोफिशिएंट को स्टोर कर लूं, यानी कि इस कोफिशिएंट का जो प्लेस था वो ये था जहाँ पे जीरो है, या बल्कि इसको यहाँ पे ऐसे लिखें हम, इस कोफिशिएंट का प्लेस था ये, यानी कि -3 यहीं पे लाया करता था ना, और इस कोफिशिएंट का हमारे पास जो प्लेस था वो था ये, तो देखिए 1 यहीं पे लाया करता, -3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अच्छा, इस कोफिशिएंट का प्लेस था हमारे पास ये यहाँ। तो इनको अगर मैं इस प्लेस पे यहाँ पे कर दूं, ये देखें ये आ गया, -3 / 4 है -0.75, 1/4 होता है 0.25, और 0.5 / 2.5 वो आता है 0.2। तो मैंने ये रेड में लिख लिया। तो आपके पास एक पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इसको आप इनको डिकम्पोज कर सकते हो इस मैट्रिक्स में। तो मैंने ये किया है कि एक मैट्रिक्स लिया जिसके वो लोअर ट्राइंगल है, उसके डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं, डायगोनल को देखें ये 1 बना दिया है, और डायगोनल के नीचे सारे वो कोफिशिएंट रख दिए जो यहाँ पे थे, यानी कि -0.75, 0.25, ये 0.20, तो ये रख दिया मैंने, ये सारे कोफिशिएंट। और अपर ट्रायंगल बिल्कुल ये है जो हमारे पास यहाँ पे हासिल हुआ था। तो इसका फायदा हमारे पास ये है कि अगर आप ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर एल और यू को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स अपेयर हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि क्या किया हमने एट देन एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में डिकम्पोज कर लिया है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। तो इसको हम कहते हैं एल यू डिकम्पोजिशन। सर ये कोफिशिएंट वाला बता दें, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट थे ना जो मल्टीप्लाई करके जिसकी वजह से जीरो बनाया था हमने, ये वाले कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है रो के साथ, एलिमिनेटिंग रो के साथ जिसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, R1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये यहाँ पे R2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इन कोफिशिएंट को जहाँ पे ये इसकी पोजीशन, जो इसकी पोजीशन थी, जो इसकी पोजीशन है, जो इसकी पोजीशन है, वहां पे हमने रख देना है। तो -3 की पोजीशन क्या थी, ये थी। तो मैट्रिक्स में मैंने ये कोफिशिएंट अगर रख दूं, ये देखो इसी जगह पे, 1 की पोजीशन क्या थी, फर्स्ट कॉलम लास्ट रो, तो मैं इसी कोफिशिएंट को अगर यहाँ पे रख दूं, और इस एलिमेंट की पोजीशन थी हमारे पास, ये देखें यहाँ से 0.5 की, ये यहाँ पे है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ये कोफिशिएंट को, ठीक। तो ये हमारे पास ये लिखने का, ये देखिए ब्रैकेट्स में लिखने का तरीका ये है कि ये इस जगह पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे जिस कोफिशिएंट की वजह से जीरो बना है वो कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो ये कोफिशिएंट अगर मेरे पास 7 हो तो मैं इसको ए को इन टर्म्स ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकता हूँ, जो ये लोअर है और ये अपर है। इसको एल यू डिकम्पोजिशन इस वजह से कहते हैं कि अगर मैं एल को लेफ्ट साइड पे रख के यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यूजली जैसे मैंने बताया कि आपके पास रोज इंटरचेंज, जो आपने रोज इंटरचेंज की थी ताकि अवॉइड किया जाए कि डायगोनल पे जीरो अपेयर ना हो, तो आपके पास यूजली जो एल यू होगा वो ए प्राइम के इक्वल होगा क्योंकि ड्यू टू रोज इंटरचेंज। लेकिन आप अगर वो उस चीज़ को फॉलो रखते हैं, इस चीज़ को इकट्ठा रखते हैं कि आपने कौन सी रोज इंटरचेंज की थी, तो फिर आप बाद में जब आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाए तो उसको रो को इंटरचेंज करके आप दोबारा ये ए प्राइम को हासिल कर सकते हो।
डिटर्मिनेंट लेना बहुत आसान हो जाता है इस केस में, जब आपके पास मैट्रिक्स एक बड़ा मैट्रिक्स जो है ए एल यू में डिकम्पोज हो गया है, तो डिटर्मिनेंट का हमारे पास रूल है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ही जगह पे मैंने पुट कर दिया एल यू। तो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का, तो वो बेसिकली हमारे पास होता है, प्रॉपर्टी है ये, कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे दोनों का पहले प्रोडक्ट है फिर डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पे हमारे पास है पहले डिटर्मिनेंट है बाद में प्रोडक्ट है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास जो है लोअर हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका जो अगर आपने डिटरमिनेंट लेना हो तो आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल का जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स सारे वन हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा। हाँ, इसकी जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो आपके पास ये आएगा -18। तो इस तरह से डिटरमिनेंट हासिल करना एल यू डिकम्पोजिशन के बाद आपको बहुत आसान होगा। तो एल्गोरिथम की आउटकम क्या है हमारे पास, इट सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहला हमारे पास, तो वो सॉल्व कहाँ तक हो चुकी थी, हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो चुकी थी, यहाँ तक लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम हमारे पास सॉल्व था। ठीक है। अच्छा, फर्दर हमें क्या फायदा हुआ, इट कंप्यूज द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वेरी एफिशिएंटली, तो वो भी आप उसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ये सिर्फ ये देखें, ये ऑपरेशन था एट द एंड जो हमने परफॉर्म किया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना हमारे पास डिटरमिनेंट था, वो भी आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से कर सकते हैं। और तीसरी चीज जिसकी वजह से हमने कैपिटल एल को स्टोर किया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो ये कि प्रोवाइड मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में डिकम्पोज कर दिया। तो ये एल्गोरिथम की हमारे पास आउटकम है।